आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग क्षमता एनसीईआरटी का वर्ग 7। सबसे पहले सर्वांगक्षम कहते किसको हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब दो वस्तु एक दूसरे को पूरी ढक लेता है अर्थात एक दूसरे के आकार एक दूसरे के बराबर हो तो उसे सर्वांगक्षम कहते हैं। अब यहाँ पे 3 फिगर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये फिगर ए, यहाँ पे एक बी है और इसको सी मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सी जो फिगर है वो ए बी से मिलता नहीं है, वो ए बी से छोटा है। और ए और बी फिगर जो देखेंगे यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे सर्वांगक्षम लिखते कैसे हैं तो आप देख सकते हैं ए सर्वांगक्षम के लिए 2 इक्वल बराबर का चिन्ह और वहां पे एक ऐसे साइन बनाते हैं और बी, तो इसको बोलते हैं सर्वांगक्षम का चिन्ह। अब इस विधि को एक दूसरे को ढकने के विधि को, इस संबंध को सर्वांगक्षमता कहते हैं। ठीक है। अब आता है इसमें सेकंड टॉपिक, ज्यामितीय आकृतियों में सर्वांगक्षमता। ज्यामितीय आकृति जो है उसमें आता है सबसे पहला रेखाखंड की सर्वांगक्षमता। तो रेखाखंड में क्या होता है कि जब 2 रेखा एक दूसरे के बराबर होंगे तब वह सर्वांगक्षमता कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर ए बी लाइन 2 सेंटीमीटर का है तो सी डी लाइन भी अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो बोलेंगे कि ए बी जो है सर्वांगक्षम है सी डी के। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ए बी जो है सर्वांगक्षम है सी डी का, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एल और एम है और पी और क्यू है। तो एल एम का जो लंबाई है और पी क्यू का जो लंबाई है वो अलग अलग है। तो जब लंबाई बराबर नहीं होगी, लंबाई समान नहीं होगी तो वो रेखाखंड सर्वांगक्षमता नहीं होगा। अब आते हैं, अगला टॉपिक है कोण की सर्वांगक्षमता। तो कोण में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोण में तो आप जानते हैं कि शीर्ष होता है, भुजा होता है और कोण होता है। तो यहाँ पे हमने 2 कोण बना लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों कोण 40-40 डिग्री का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शीर्ष ए पर डी, कहने का मतलब ये है कि जो शीर्ष ए है वो डी को ढकेगा और बी जो शीर्ष है वो ई को ढकेगा और सी जो शीर्ष है वो एफ को ढकेगा। तो एक दूसरे को जब ये ढक लेंगे तो इसका मतलब है कि जब ये कोण जो बनाएगा बी और कोण ई जो बन रहा है एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब भुजा देखिए, ए बी जो भुजा है और डी जो भुजा है एक दूसरे को ढक लेगा और बी सी जो भुजा है ई एफ भुजा को ढक लेगा। कहने का मतलब है कि एक दूसरे पे बराबर हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे कि कोण दोनों सर्वांगक्षम है। कोण सर्वांगक्षम होने के लिए सबसे मुख्य चीज है कि जो कोण है दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे शीर्ष देखिए, भुजा देखिए, ए बी बराबर होगा डी भुजा के और बी सी बराबर होगा ई एफ भुजा के। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या अगर भुजा बड़ा छोटा होगा तो वो कोण सर्वांगक्षम होगा या नहीं। तो इसका भी मैंने जवाब आपके लिए रखा हुआ है, यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कोण बनाया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री का दोनों कोण है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ए बी जो भुजा है वो बड़ा है और डी जो भुजा है वो छोटा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर कोण बराबर होगी, अगर कोण की सर्वांगक्षमता देखना है तो अगर दोनों कोण बराबर है तो भुजा से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों कोण बराबर होगी तो वो सर्वांगक्षमता होंगे ही होंगे। अब आ जाते हैं, आपका अगला है 2 त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता। 2 त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 4 त्रिभुज बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो यहाँ पे जो त्रिभुज जिसके बराबर है, यहाँ पे देखेंगे कि ये पी क्यू आर त्रिभुज है जो एस टी भी के बराबर है और ए बी सी जो त्रिभुज है डी ई ए के बराबर है, डी ई एफ के बराबर है। तो यहाँ पे त्रिभुज
दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए, सर्वांगसमता होने के लिए उसके पहले भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। या आप कर सकते हैं इससे भी एक कि एक पेज लीजिए और इस त्रिभुज के बराबर ले लीजिए और वही पेज इस त्रिभुज पर रख के देखिए, अगर त्रिभुज पूरी ढक जाता है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब है कि PQ भुजा की लंबाई जो होगी वो ST भुजा की लंबाई के बराबर होगी और यहाँ पे Q जो कोण होगा वो T कोण के बराबर होगा। यहाँ पे R जो कोण होगा वो V कोण के बराबर होगा और यहाँ पे P जो कोण होगा वो S कोण के बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब है कि PR जो भुजा होगी वो SB के बराबर होगी और QR जो भुजा होगी TB के बराबर होगी। कहने का मतलब है कि संगत जितने भी शीर्ष और भुजा और कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे तो कोण दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए शीर्ष भुजा है P पर S, यहाँ पे P है, यहाँ पे S के बराबर होगा और यहाँ पे Q जो है T के बराबर होगा। Q पर T आएगा और P पर V आ जाएगा, सॉरी R पर V आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज यहाँ पे उठ के आएगा तो बराबर होना चाहिए दोनों को। अब संगत भुजा देख लीजिए PQ, यहाँ पे PQ भुजा है जो ST के बराबर है और QR भुजा है जो TB के बराबर है और PR भुजा है जो SB के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कि तीनों संगत भुजा बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता होंगे। अब संगत कोण जैसे कोण P, कोण T संगत कोण है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। कोण R, कोण V एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कोण P और कोण S एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है दो आयतों का सर्वांगसमता। दो आयतों का सर्वांगसमता कहने का मतलब है कि दो आयत यहाँ पे है A और B, इसकी लंबाई और चौड़ाई, जो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये दोनों बराबर होगी दोनों आयत की। जैसे त्रिभुज में दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक रहते हैं वैसे ही आयत में दोनों आयत एक दूसरे को ढक लेते हैं। कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों की, यहाँ पे लंबाई 2 सेंटीमीटर, इधर भी लंबाई 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी चौड़ाई B का भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो कहेंगे कि A और B दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसमता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दो वर्गों की सर्वांगसमता। दो वर्गों की सर्वांगसमता कहने का मतलब है यहाँ पे दो वर्ग दिए गए हैं A और B, ये दो वर्गों की सर्वांगसमता, तो कहने का मतलब है कि इसकी चारों भुजा, A वर्ग की चारों भुजा B वर्ग की चारों भुजा से के बराबर होगी। यहाँ पे A वर्ग की चारों भुजा B वर्ग की चारों भुजा के बराबर होंगी तो ये दोनों वर्ग सर्वांगसमता होगा। अब आपका लास्ट टॉपिक है दो वृत्तों की सर्वांगसमता। दो वृत्तों की सर्वांगसमता कहने का मतलब है कि यहाँ पे A और B दो वृत्त दिए हैं, इसकी परिधि जो है ये जो परिधि है और यहाँ पे भी ये परिधि है, ये दोनों परिधि अगर एक दूसरे के बराबर हुए, एक दूसरे के बराबर मतलब परिधि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो ये भी परिधि 6 सेंटीमीटर होगा तो ये दोनों वृत्त सर्वांगसमता होंगे। ये आपका सर्वांगसमता का चैप्टर का यहाँ पे परिचय कराया गया है। आगे हम आपको सर्वांगसमता चैप्टर का एक्सरसाइज भी कराएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।